Hello, my dear students. You all are most welcome in this channel Bio for You. I am Dr. Sweety Rai, your zoology teacher. तो चलिए इस लेक्चर में हम शुरुआत करते हैं नर्वस सिस्टम को डिटेल में पढ़ना कि इसका फर्दर स्ट्रक्चर क्या है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। हमने एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन, कंडक्शन एंड इट्स ट्रांसमिशन तो पढ़ लिया है। तो अब फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम की, इसके अंडर में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। हमने नर्वस सिस्टम को यहाँ दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। पहले को नाम दिया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दूसरे को नाम दिया है हमने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें दो पार्ट्स आते हैं, पहला है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। ओके, दीज आर द पार्ट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंडर में आते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम ब्रीफली सीएनएस भी बोलते हैं। अब आइए देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावे जितने भी कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं नर्वस सिस्टम में, दोज ऑल कम अंडर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के नर्वस सिस्टम में जितने भी पार्ट्स हैं वो सब किस में आते हैं, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आते हैं। ओके, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितने भी नर्व्स प्रेजेंट हैं ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ या इनके अलावे जितने भी नर्व्स प्रेजेंट हैं वो सारे नर्व्स को हम कहाँ रखते हैं, तो उन सारे नर्व्स को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर में रखते हैं। ओके, ये नर्व्स क्या करते हैं, तो ये नर्व्स मैसेजेस या इंफॉर्मेशन को जो रिसेप्टर ऑर्गन है यानी जो जिसने स्टिमुलस को रिसीव किया वहाँ से इंफॉर्मेशन या मैसेज को या स्टिमुलस को लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी रेस्पॉन्स जनरेट होता है उस रेस्पॉन्स को लेके इफेक्टिव ऑर्गन्स तक आने का काम करते हैं। ओके, तो ये काम होता है नर्व्स का। तो इन सारे नर्व्स को हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है, पहला है एफरेंट नर्व्स एंड दूसरा है इफरेंट नर्व्स। एफरेंट नर्व्स किस तरह के फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, तो जो रिसेप्टर ऑर्गन है जो स्टिमुलस को रिसीव करता है उस स्टिमुलस को लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाने का काम जो नर्व्स करते हैं उन नर्व्स को हम नाम देते हैं एफरेंट नर्व्स। यानी कि अगर हमें कोल्ड का सेंसेशन हुआ, हमें गर्मी का एहसास हुआ या ठंडी का एहसास हुआ, तो ये एक तरह स्टिमुलस का काम करेगा। उस स्टिमुलस को लेके जो नर्व्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक इन स्टिमुलस को लेके जाते हैं उसको हम नाम देते हैं, उन नर्व्स को नाम देते हैं एफरेंट नर्व्स। ओके, इनके अलावे ये जो इफरेंट नर्व्स हैं ये क्या करते हैं, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन, जो रेस्पॉन्स उस स्टिमुलस, उस पार्टिकुलर स्टिमुलस के अगेंस्ट जो रेस्पॉन्स जनरेट हुआ रहता है इंफॉर्मेशन के रूप में, जो रेस्पॉन्स जनरेट है उसको लेके और जो इफेक्टर ऑर्गन है वहाँ तक जो नर्व्स उस मैसेज को लेके कैरी करता है, लेके जाता है, उसको हम नाम देते हैं इफरेंट नर्व्स। यानी रिसेप्टर ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक स्टिमुलस को लाने का काम करता है एफरेंट नर्व्स, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उस स्टिमुलस के प्रति जो भी एक्शन जनरेट हुआ है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, उसको लेके जो इफेक्टर ऑर्गन है वहां तक जो नर्व्स लेके जाता है उसे हम नाम देते हैं इफरेंट नर्व्स। ओके, यानी कि ये तो हो गए नर्व्स जो कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंडर में आते हैं। अब देखा जाए तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हमने फर्दर दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। पहले को नाम दिया है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दूसरे का नाम दिया हमने सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ओके, ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये किस तरह के ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, इसके अंडर में जो यहाँ पे जो नर्व्स प्रेजेंट होते हैं वो किस तरह के ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं, तो ये कंसर्न होते हैं, ये कनेक्टेड होते हैं इनवॉलंटरी ऑर्गन से। जो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स होते हैं लाइक इनवॉलंटरी मसल्स जो होते हैं लाइक कार्डियक मसल्स, ये जो कार्डियक मसल्स हैं वो हमारे विल के अकॉर्डिंग अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं। तो उस तरह के मसल्स से, उस तरह के ऑर्गन से कौन सा नर्व्स कनेक्टेड होता है, वो ऑटोनॉमिक नर्व्स के अंडर में जो भी एफरेंट और इफरेंट नर्व्स आते हैं वो इनवॉलंटरी ऑर्गन्स या इनवॉलंटरी मसल से कनेक्टेड होते हैं। यानी कि ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसके अंडर में वो एफरेंट
नर्व्स और इफरेंट नर्व्स आते हैं जो इनवॉलंटरी मसल्स से कनेक्टेड होते हैं। उनका लिंक किससे होता है? इनवॉलंटरी मसल्स से होता है, यानी कि इनवॉलंटरी मसल्स से वो रिसेप्टर को लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाने का काम करेंगे, फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी रिस्पॉन्स जनरेट हुआ होगा उसको लेके इनवॉलंटरी मसल्स तक जाएंगे। तो उन नर्व्स को हम किसके अंडर में रखेंगे? उन नर्व्स को हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर में रखेंगे। अब देखते हैं कि ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वो एफरेंट और इफरेंट नर्व्स आते हैं जो हमारे वॉलेंट्री ऑर्गन्स या वॉलेंट्री मसल्स से कनेक्टेड होते हैं, जिनका लिंक वॉलेंट्री मसल्स से होता है। जैसे हमारे हाथ पैर का जो मसल्स है, जिन पे हमारे इच्छा, हम चाहे तो इसे रोटेट कर सकते हैं, चाहे तो ना रोटेट करें, चाहे तो हम इससे कोई काम कर सकते हैं, चाहे तो ना करें, यानी जो हमारे इच्छा, हमारे विल पे डिपेंडेंट है, उन मसल्स को, उन ऑर्गन्स को हम नाम देते हैं वॉलेंट्री मसल्स और वॉलेंट्री ऑर्गन्स। तो ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंडर में जो भी एफरेंट और इफरेंट नर्व्स आते हैं वो किन से कनेक्टेड होते हैं? तो वो कनेक्टेड होते हैं वॉलेंट्री ऑर्गन्स और वॉलेंट्री मसल्स से। ओके, अब यहाँ पे देखा जाए तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसको फर्दर दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, यानी इसमें जो एफरेंट नर्व्स एंड इफरेंट नर्व्स प्रेजेंट हैं उनको भी फर्दर दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। कुछ नर्व्स होते हैं, कुछ एफरेंट और इफरेंट नर्व्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्व्स, और कुछ होते हैं जिसको हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। तो जो नर्व्स, जो एफरेंट और इफरेंट नर्व्स सिंपैथेटिक नर्व्स के अंडर में आते हैं वो इमरजेंसी कंडीशन में काम करते हैं। सपोज आप किसी रास्ते से जा रहे हो और अचानक से आपके सामने भूत आ गया, तो उस समय जो आपका ब्रीदिंग का एक्शन होगा, आपका जो ब्रीदिंग कंट्रोल होगा वो किसके थ्रू होगा? तो वो ब्रीदिंग कंट्रोल होगा इन सिंपैथेटिक नर्व्स के थ्रू। तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसको हमने फर्दर दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। पहले को हम नाम देते हैं सिंपैथेटिक नर्व्स, दूसरे को नाम देते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स। जो एफरेंट और इफरेंट नर्व्स इमरजेंसी कंडीशन में अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी कि स्टिमुलस को लेके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाना, फिर वहाँ से रिस्पॉन्स को लेके उस इफेक्टर ऑर्गन तक आने का काम करते हैं। कब? जब इमरजेंसी का कंडीशन हो तब। तो उसको हम नाम देते हैं, उन नर्व्स को हम किसके अंडर में रखते हैं? उन नर्व्स को हम सिंपैथेटिक नर्व्स के अंडर में रखते हैं। यानी वैसे एफरेंट और इफरेंट नर्व्स जो इमरजेंसी के टाइम में अपना एक्शन, अपना फंक्शन परफॉर्म करते हों, उन नर्व्स को हम नाम देते हैं सिंपैथेटिक नर्व्स। और वो नर्व्स किसके अंडर में आते हैं? तो वो नर्व्स आ रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंडर में। ओके, अब देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, तो जो एज यूजुअल नॉर्मल फंक्शन, जो नर्व्स अपना काम कर रहे हैं, अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में, उन नर्व्स को हम किसके अंडर में रखते हैं? तो उन नर्व्स को हम पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के अंडर में रखते हैं। फर्दर अब हम देखते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम को। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम को भी हमने फर्दर दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। पहले को नाम दिया है क्रैनियल नर्व्स और दूसरे को नाम दिया हमने स्पाइनल नर्व्स। अब ये जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, ये इसमें के अंडर में जो भी एफरेंट और इफरेंट नर्व्स आते हैं वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होते हैं? तो उनका जो कनेक्शन होता है, उनका लिंक होता है वो वॉलंटरी ऑर्गन्स या वॉलंटरी मसल्स से होता है। ओके, इसको भी हमने फर्दर दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। एक को नाम दिया हमने क्रैनियल नर्व्स, दूसरे को नाम दिया हमने स्पाइनल नर्व्स। यानी वैसे एफरेंट और इफरेंट नर्व्स जो इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट ब्रेन तक ला रहे हैं और ब्रेन से लेके उस ऑर्गन तक, पर्टिकुलर ऑर्गन तक लेके जा रहे हैं, उनको हम नाम देंगे क्रैनियल नर्व्स। और वैसे एफरेंट और इफरेंट नर्व्स जो स्टिमुलस को लेके स्पाइनल कॉर्ड तक जा रहे हैं एंड फर्दर वहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है उसको लेके उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक जा रहे हैं, तो उन नर्व्स को हम नाम देंगे स्पाइनल नर्व्स। तो ये तो हो गया ब्रीफ क्लासिफिकेशन अबाउट द नर्वस सिस्टम। क्योंकि ये बताने का मेन मकसद है कि आगे हमें हर एक पार्ट के बारे में डिटेल स्टडी करनी है, तो उसको पढ़ने से पहले हम एक लिंक के थ्रू आपको समझा दें कि कौन किससे कनेक्टेड है, किसका किससे कनेक्शन है, सो दैट आगे फर्दर कोरिलेट करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से हम स्टार्ट करेंगे। पहले पढ़ेंगे ब्रेन के बारे में, देन आएंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में, देन फर्दर हम इन सारे नर्व्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए आज थोड़ा सा ब्रीफली हम ब्रेन के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, तो ब्रेन को हमने दो
कैटेगरी में कैटेगराइज किया हुआ है। एक तो जो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है उसको, और दूसरा जो ब्रेन का अलग अलग पार्ट्स है उसको, ठीक है। तो हमने इन दो कैटेगरी को अलग अलग रखा हुआ है। तो जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, ब्रेन को जो कवर अप किए हुए है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए जो कवरिंग है ब्रेन की, उसको हमने फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक को नाम दिया है स्कल और ब्रेन बॉक्स और क्रैनियम, और दूसरे को हमने नाम दिया है मेनिंजेस। ओके, ये जो दो पार्ट्स हैं ये क्या करते हैं, ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ओके, तो ये जो क्रैनियम है इसमें कुछ क्रैनियल बोन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम फर्दर न्यूरोक्रैनियम्स भी नाम देते हैं। ये जो क्रैनियल बोन्स हैं इनका हमारे स्कल में इनकी संख्या 8 है। ओके, ये बोन्स कौन कौन से हैं? तो ये बोन्स हैं फ्रंटल बोन, इनकी संख्या 1 है, पैरिएटल बोन, इनकी संख्या 2 है, ऑक्सीपिटल बोन, इनकी संख्या 1 है, टेम्पोरल बोन्स, इनकी संख्या 2 है, एथमोइड बोन, इनकी संख्या 1 है, और स्फेनोइड बोन, इनकी भी संख्या 1 है। यानी कुल ये जितने भी बोन्स, क्रैनियल बोन्स प्रेजेंट हैं स्कल में, इनकी कुल संख्या कितनी होती है? तो इनकी टोटल संख्या होती है 8। ओके, ये तो हो गया स्कल या क्रैनियल बोन्स के बारे में, या क्रैनियम के बारे में, या न्यूरोक्रैनियम्स के बारे में। ओके, अब देखते हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला जो दूसरा कवरिंग है उसके बारे में। तो उसको हमने नाम दिया है मेनिंजेस, टफ टिश्यू कवरिंग। यानी ये कवरिंग तो है लेकिन इनका जो कंपोजिशन क्या है, इनका जो नेचर क्या है, ये टफ है। ओके, ये टफनेस को प्रोवाइड करते हैं। ओके, इनको भी हम, इन मेनिंजेस को, इस कवरिंग को भी, इस प्रोटेक्टिव कवरिंग को भी हमने फर्दर 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। एक को नाम दिया है ड्यूरामीटर, दूसरे को नाम दिया अरेक्नॉइड, एंड तीसरे को नाम दिया है हमने पायामीटर। ओके, ये मीटर नहीं है, मैटर है, मैटर, MATER, ड्यूरामीटर। मैटर मीन्स होता है मदर, और इनको लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है हार्ड मदर। ओके, और अरेक्नॉइड को लिया गया है ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है लाइक अ स्पाइडर वेब। तीसरा है पायामीटर जिसको लैटिन वर्ड सॉफ्ट मदर से लिया गया है। ओके, अब ये जो ड्यूरामीटर है ये आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, जो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाला जो कवरिंग है उसमें स्कल के बाद जो कवरिंग आती है, प्रोटेक्टिव कवरिंग आती है, उसमें सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग कौन सा है? तो ड्यूरामीटर है। तो ये जो ड्यूरामीटर है इसको लैटिन वर्ड टफ मदर से लिया गया है। ओके, ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है मेनिंजेस के अंडर में, ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये थिक होता है, डबल लेयर फाइब्रस टिश्यू का बना होता है, और ये अवैस्कुलर होता है। अवैस्कुलर का क्या मतलब होता है कि इस लेयर में ब्लड का कोई सप्लाई नहीं होता है, और ये जो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है? तो ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन के मूवमेंट को रोकता है, उसको रेसिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि अगर इधर उधर मूव करेगा तो उसमें जो ब्लड वेसल्स वगैरह हैं वो डैमेज हो सकते हैं। इसकी वजह से ब्रेन के मूवमेंट को ये रेसिस्ट करने का काम करता है। कौन? तो ड्यूरामीटर। ये हो गया आउटर मोस्ट लेयर। अब आते हैं अरेक्नॉइड के तरफ। अब अगर बात करें अरेक्नॉइड की, तो अरेक्नॉइड टर्म को हमने ग्रीक वर्ड लाइक अ स्पाइडर वेब से लिया हुआ है। ओके, ये क्या होता है? ये जो मेनिंजेस है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है मेनिंजेस की, उसमें ये मिडिल लेयर होता है, और ये जो होता है सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ एक पतला सा लेयर होता है, और ये शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ओके, तो दिस इज अबाउट द अरेक्नॉइड। अब देखते हैं जो थर्ड पार्ट है, थर्ड लेयर है, दैट इज द पायामीटर। पायामीटर को लैटिन वर्ड सॉफ्ट मदर से लिया गया है। ओके, ये इनर मोस्ट लेयर होता है जो ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। ये जो ड्यूरामीटर है ये ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है। ये किससे कनेक्टेड होता है? तो ये स्कल से कनेक्टेड होता है। लेकिन ब्रेन से कनेक्टेड लेयर कौन सा होता है मेनिंजेस का? तो वो होता है पायामीटर। ओके, ये इनर मोस्ट लेयर होता है। ये कनेक्टिव टिश्यू का, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है, और ये वैस्कुलर होता है। वैस्कुलर बोलने का क्या मतलब कि इस लेयर में, इस पार्ट में ब्लड का सप्लाई होता है। ये काम क्या करता है? ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को सिक्रीट करने का काम करता है। ओके, पायामीटर का काम क्या होता है? तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सिक्रेशन करना। अच्छा, ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, उसका सिक्रेशन इस पायामीटर के अलावा और कौन करता है? हमने प्रीवियस क्लास में बताया था जब हिस्टोलॉजी पढ़ा रही थी नर्वस सिस्टम का,
तो उसमें मैंने एक सेल के बारे में बताया हुआ था कि एक सेल है जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सिक्रीशन भी करता है और उसका फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद फर्दर उसका एब्जॉर्प्शन भी करता है। न्यू सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सिक्रीशन करता है और जो ओल्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है उसको एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है। उस सेल का नाम क्या है? चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ओके, तो ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जरूरी था कि इनके ऊपर का जो इनके ऊपर का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा नॉलेज गैदर कर ले। ओके, तो ये जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है इसको हमने दो पार्ट्स में कैटेगराइज किया। एक को नाम दिया हमने स्कल, दूसरे को नाम दिया हमने मेनिंजेस। स्कल को ही हम फर्दर नाम देते हैं ब्रेन बॉक्स और क्रैनियम। ये जो क्रैनियम होते हैं यानी ये जो स्कल होता है इसमें कुछ क्रैनियल बोन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम न्यूरोक्रैनियम्स भी बोलते हैं। इनकी संख्या स्कल में 8 होती है और ये जो बोन्स होते हैं, एक होता है फ्रंटल बोन, इनकी संख्या 1 होती है। पैरिएटल बोन्स की संख्या 2 है। ऑक्सीपिटल बोन की संख्या 1 है। टेम्पोरल बोन्स की संख्या 2 है। एथमोइड बोन की संख्या 1 है और स्फेनोइड बोन्स की भी संख्या 1। यानी कि ये जो 6 तरह के न्यूरोक्रैनियम्स प्रेजेंट है, क्रैनियल बोन्स प्रेजेंट है, इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। 2 बोन्स हैं जिनकी संख्या 2-2 होती है, बाकी सबकी संख्या 1-1 है। ओके, अब दूसरे प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरफ आते हैं तो इसको हम देखते हैं कि ये 3 लेयर से बना हुआ है। एक आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसको नाम हमने दिया है ड्यूरामेटर, जो मिडिल लेयर होता है उसका नाम हमने दिया हुआ है अरेक्नॉइड, और जो इनर मोस्ट लेयर होता है, तीसरा लेयर होता है, उसको हमने नाम दिया हुआ है पैरामीटर। ओके, तो मेनली जो ड्यूरामीटर होता है ये टफ मेम्ब्रेनस कवरिंग होती है, टफ टिश्यू का बना होता है, कोलेजन का बना होता है और ये डबल लेयर्ड होता है। ये अवैस्कुलर होता है, यानी इसमें ब्लड का कोई सप्लाई नहीं होता है। ये क्या करता है कि ब्रेन के मूवमेंट को रोकता है, ब्रेन के मूवमेंट को रेसिस्ट करने का काम करता है। ओके, ये जो अरेक्नॉइड है इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, ये स्पाइडर मकड़े के जाल की तरह होता है, इसीलिए इनको चूंकि ग्रीक वर्ड से लिया ही गया है जिसका मतलब होता है लाइक अ स्पाइडर वेब। ओके, ये क्या होता है? ये मिडिल लेयर होता है, ये सॉफ्ट टिश्यूज का बना हुआ होता है, थिन लेयर होता है, ये स्पॉन्जी होता है और ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है, यानी कोई शॉक किसी भी तरह का शॉक जो होता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है ताकि उस शॉक की वजह से जो ब्रेन है वो किसी भी तरह से डैमेज ना हो सके। ओके, अब आते हैं थर्ड टाइप की तरफ, थर्ड लेयर की तरफ, दैट इज पैरामीटर। इट इज द इनर मोस्ट लेयर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन। ओके, ये भी सॉफ्ट मेम्ब्रेनस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। ये वैस्कुलर होता है, यानी इस पार्ट में, इस लेयर में ब्लड का फर्दर सप्लाई होता है और ये काम क्या करता है? तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का सिक्रीशन करता है। ओके, तो आइए यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर के तौर पे हम इनको देख लेते हैं, स्ट्रक्चरली देख लेते हैं कि ये इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। तो हमने रफली यहाँ पे ब्रेन को दिखाया हुआ है कि ये जो हिस्सा है ये ब्रेन का है। ब्रेन से जस्ट चिपका हुआ जो पार्ट है वो कौन सा है? तो वो है पैरामीटर, यानी इनर मोस्ट लेयर, मेनिंजेस का इनर मोस्ट लेयर है पैरामीटर। इसके बाद कुछ स्पेस होता है, उस स्पेस के बाद आता है अरेक्नॉइड। ओके, ये अरेक्नॉइड वाला हिस्सा है जो कि मिडिल लेयर होता है और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो मकड़े की जाल की तरह होता है, ये काफ़ी स्पॉन्जी होते हैं। ओके, इसके बाद फिर कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, उस स्पेस के बाद जो आउटर मोस्ट लेयर मेनिंजेस का है वो प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरामीटर। और इसके बाद स्कल प्रेजेंट होता है, यानी कि स्कल के बाद, स्कल से चिपका हुआ जो मेनिंजेस होता है वो कौन सा होता है? वो होता है ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर के बाद क्या होता है? अरेक्नॉइड। अरेक्नॉइड के बाद क्या होता है? पैरामीटर। तो अगर पूछा जाए कि ब्रेन से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा मेनिंजेस होता है, तो उसका आंसर होगा पैरामीटर। और स्कल से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सा मेनिंजेस होता है? तो वो होता है ड्यूरामीटर। ओके, अब इसके बाद ये ड्यूरामीटर के बाद क्या प्रेजेंट होता है? तो स्कल प्रेजेंट होता है, यानी क्रैनियम प्रेजेंट होता है। अब ये आप देख रहे हो कि एक ड्यूरामीटर है और अरेक्नॉइड है, इनके बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट है, तो इस स्पेस को हम नाम देते हैं सब ड्यूरल स्पेस और इसमें कुछ फ्लूइड भरे होते हैं, इन फ्लूइड का नाम देते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, और अब ये तो हो गया ये ड्यूरामीटर और अरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस और फ्लूइड प्रेजेंट था वो। अब ये जो अरेक्नॉइड है और पैरामीटर है इनके बीच भी कुछ स्पेस प्रेजेंट होते हैं और उस स्पेस में
कुछ फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं। तो जो स्पेस प्रेजेंट होता है अरेक्नोइड और पायामीटर के बीच, उसको हम नाम देते हैं सब अरेक्नोइड स्पेस, और इनके बीच जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको हम नाम देते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। यानी ये जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो किसके द्वारा इनका सिक्रीशन हुआ है? तो ये पायामीटर्स जो हैं इनके द्वारा इन सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स का सिक्रीशन हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन। अब हम फर्दर ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इनकी स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल, बाय बाय, एंड एट लास्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।